नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम जो रियासतों में होने वाले गठित प्रजामंडल है और उन प्रजामंडलों के आसपास जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम चलता है, उन सभी के बारे में हमने गहनता से पढ़ने का प्रयास किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रजामंडल से जुड़ी कक्षाएं हैं, वो प्रजामंडल से जुड़ी कक्षाएं थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन कक्षाओं को हम इस प्रकार से पढ़ें, इन चीजों को हम इस प्रकार से अध्ययन करें कि चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र हो या फिर आपके आरएस मेंस जैसे प्रश्न पत्र हो, उनमें कैसा भी सवाल है तो बच्चे उस प्रश्न को देख सके, उस प्रश्न को समझ सके, उससे डील कर सके और उस प्रश्न को हल करने की स्थिति में आ जाए। और इस दृष्टि को हमने ध्यान में रखा है और वैसे ही हमने कक्षाओं को लेने का प्रयास किया है। वैसे तो हमने खूब सारे रियासतों के प्रजामंडल और उनमें होने वाले प्रजामंडल से जुड़े हुए आंदोलन और संगठनों के बारे में पढ़ा है। कुछ सामान्य रियासतों के प्रजामंडल है बाकी रह गए हैं, लेकिन जो मूल प्रजामंडल है जिनसे बारे में सवाल पहले पीछे पूछे गए हैं, आगे भी पूछने की संभावना बनी हुई है, उन सारे प्रजामंडलों के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। अब कुछ आपके जो उतने बड़े नहीं है, उनके बारे में सूचनाएं भी नहीं है, उनके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं होती है किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, सामान्य सी बातें हैं। और इन प्रजामंडलों को पढ़ने में कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। एक एक कक्षा में हम 2-3 प्रजामंडलों को लेने का प्रयास करेंगे, ताकि जो अब सीमित जो कक्षाएं हैं उनमें हम इस प्रजामंडल से जुड़े जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको हम पूर्ण कर सके। आज की इस कक्षा में हम शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुशलगढ़ जो ठिकाना है उसके प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे जो आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उसका किस प्रकार से गठन हुआ, किन किन लोगों को उसमें योगदान रहा है। तो सबसे पहले इन कक्षा की हम शुरुआत करेंगे विद्यार्थियों शाहपुरा प्रजामंडल से। अब विद्यार्थियों, शाहपुरा भीलवाड़ा का भाग है और प्राचीन काल में मेवाड़ रियासत से ही लगता हुआ क्षेत्र है, मेवाड़ रियासत के आसपास का क्षेत्र है। हम देखते हैं विद्यार्थियों के मेवाड़ रियासत के अंतर्गत माणिकलाल वर्मा ने प्रजामंडल से पहले एक साइकिल यात्रा निकाली थी, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। और उस साइकिल यात्रा का उद्देश्य यह था कि मेवाड़ रियासत के अंतर्गत लोगों को संगठित करना, लोगों को लामबंद करना, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, उनको एकत्रित करना, ताकि आने वाले समय के अंतर्गत एक सशक्त और संगठित संगठन बनाई जा सके और मेवाड़ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपके राजनीतिक जन चेतना की शुरुआत की जा सके। अब एक क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का निश्चित रूप से उसके पास स्थित रियासतों में प्रभाव पड़ता है और इस बात को नकार नहीं सकते। तो जो मेवाड़ के अंतर्गत जो साइकिल यात्रा हुई है, उससे कहीं ना कहीं आपके शाहपुरा का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वहां का आमजन प्रभावित हुआ है, वहां भी एक राजनीतिक चेतना की लहर जगी है और उस लहर को जगाने के पीछे कहीं ना कहीं माणिकलाल वर्मा की साइकिल यात्रा थी। और हम देखते हैं साइकिल यात्रा से कहीं ना कहीं जो शाहपुरा रियासत है वहां पर हमें दो व्यक्तित्व दिखाई देते हैं विद्यार्थियों, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। इन्होंने 1938 में जाकर फिर आपके शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। तो जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इसके प्रजामंडल में रमेश चंद्र ओझा और अगले व्यक्तित्व विद्यार्थियों आपके लादूराम व्यास, इन्होंने मिलकर आपके शाहपुरा के अंदर प्रजामंडल गठन किया था। और जिस वर्ष ये प्रजामंडल गठित हुआ था विद्यार्थियों, वह था 1938। तो आप इस बात को रटेंगे नहीं। देखिए विद्यार्थियों, लादूराम एक नाम आपने और ही पढ़ा है, लादूराम जोशी पढ़ते हो आप। जब अलवर रियासत में निमुचना हत्याकांड हुआ था, तो तरुण राजस्थान जो पत्रिका है उसने निमुचना के अंतर्गत अपने ओर से भी कुछ व्यक्तित्व को भेजा है, उसे पूरी जो घटनाएं हैं उसकी जांच करने के लिए, उसकी एक प्रकार से रिपोर्ट बनाने के लिए, उस घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं उसको समझने के लिए, जिसमें हम देखते हैं कन्हैयालाल कलियंत्री थे, हरिभाई किंकर थे, और उनके साथ जो तीसरे व्यक्तित्व आए थे निमुचना, वो और कोई नहीं थे विद्यार्थियों, लादूराम जोशी थे। और यहाँ पर हम नाम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों लादूराम व्यास। तो नाम थोड़े से एक जैसे हैं, थोड़ा सा आप इनको देखना, कई बार एक जैसे नाम होते तो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक असमंजस की भावना आपकी विकसित होती है। तो हमने वहां पढ़ा था तो वो लादूराम जोशी थे, और हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो लादूराम व्यास है। तो रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने आपके इस प्रजामंडल गठन किया। लेकिन विद्यार्थियों, इस प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम है अभय सिंह डांगी। आप इनका नाम जरूर याद रखें। हम जब इतिहास के संदर्भ पढ़ते हैं तो कई बार हम जो लोकप्रिय नाम होते हैं, जो आम प्रचलन में नाम होते हैं, उनके बारे में पढ़कर जाते हैं, लेकिन अक्सर परीक्षाओं में ऐसे छिपे हुए शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे छिपे हुए व्यक्तित्व पूछ लिए जाते हैं जो उस समय बड़े चर्चित रहे थे। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कई बार वो नाम छिप जाते हैं और हम उन नामों को भुला देते हैं। तो अभय सिंह डांगी एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने इस शाहपुरा प्रजामंडल के आपके जो अध्यक्ष है उसकी भूमिका आपकी निभाई थी। शाहपुरा प्रजामंडल में जो हमें अगली गतिविधि दिखाई देती है 1938 के बाद में, जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे कहीं ना कहीं शाहपुरा प्रजामंडल भी आपके
एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभावित होता नजर आता है, जहां पर रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और लक्ष्मी दत्त, तो ये जो दो आपके व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, इनका तो योगदान था ही था। इनके साथ जो लक्ष्मी दत्त आपके हैं, इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। अजमेर के अंतर्गत इन्होंने सशक्त भूमिका निभाई थी। बाद में इन तीनों को अजमेर में नजरबंद भी कर दिया जाता है। तो शाहपुरा पर्दा मंडल से आप ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में जो लादूराम व्यास जी है और इसके बाद में जो आपके रमेश चंद्र ओझा है, लक्ष्मी दत्त, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1945 है, उसके बाद में विद्यार्थियों थोड़ा सा घटनाक्रम बदला है शाहपुरा के अंदर, और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व जिनका आपने खूब नाम सुना होगा, गोकुलाल असावा। जो गोकुलाल असावा है विद्यार्थी, उनको शाहपुरा पर्दा मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और 1945 के बाद में शाहपुरा का राजस्थान के संदर्भ में एकीकरण तक एक प्रकार से शाहपुरा पर्दा मंडल और शाहपुरा रियासत में जिस व्यक्ति के नेतृत्व में ये राजनीतिक पूरा जो घटनाक्रम चलता है, वो और कोई नहीं विद्यार्थी, गोकुलाल असावा है। जैसे गोकुलाल असावा के हाथ में आपके पर्दा मंडल कमान आई है, तेज गति से चीजें बदली है, तेज गति से चीजें आपकी हुई है और लोग आपके एक प्रकार संगठित होते नजर आए हैं। शाहपुरा के शासक थे विद्यार्थी उमेद सिंह, और इनके वानप्रस्थ होने के बाद में जो सुदर्शन देव है वो यहाँ के शासक बने। और सुदर्शन देव ने विद्यार्थियों कहते हैं कि अपने राज तिलक के अवसर पर ही एक प्रकार से आपके शाहपुरा के अंदर संवैधानिक सुधारों की बात स्वीकार कर ली और शाहपुरा के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थापित करने की बात स्वीकार की। और उसी कड़ी में विद्यार्थियों जो सुदर्शन देव जो शासक है, उन्होंने शाहपुरा के अंतर्गत एक प्रकार से संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया और उस सभा का नेतृत्व विद्यार्थी गोकुलाल असावा ने किया था। इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शाहपुरा के संविधान के निर्माण की बातचीत देखें, उन सारी क्रियाओं को देखें और एक उचित आपके निर्णय लें। राष्ट्रीय स्तर पर जब आपकी संविधान सभा बढ़ रही थी, तो उस संविधान सभा में हमें शाहपुरा का नेतृत्व दिखाई देता है, जहां से गोकुलाल असावा को विद्यार्थी आपके भेजा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गोकुलाल असावा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक विद्यार्थी आप भी ध्यान रखेंगे, जब आपके राजस्थान बनने की प्रक्रिया चल रही थी और एक प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न रियासतों का आपके हम कह सकते हैं विलय हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, तो उस समय गोकुलाल असावा के नेतृत्व में ही शाहपुरा के अंतर्गत एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन किया गया और फिर राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण आया 25 मार्च 1948 को, राजस्थान संघ के नाम से आया था। उस राजस्थान संघ में कई सारी रियासतों के साथ शाहपुरा को भी आपके राजपुताना का आपके भाग मान लिया गया था और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ये शाहपुरा भी अन्य रियासतों जैसे आपके राजस्थान का अंग बन गया था। तो इस तरह से बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं आपकी इस पर्दा मंडल से जुड़ी हुई, लेकिन जो भी हमने बातें पढ़ी है निश्चित रूप से ये बातें आपके काम आएगी। और अगर कोई सवाल आएगा शाहपुरा पर्दा मंडल से, तो हमें लगता है कि इन्हीं बातों के इन्हीं आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द आप सवाल पूछेंगे। अभय सिंह डांगी के नाम आप याद रखें, गोकुलाल असावा जी के नाम तो वैसे ही आप याद रखते हैं, लोकप्रिय थे। और इसके बाद विद्यार्थी जो आपके रमेश चंद्र ओझा है, लादूराम व्यास है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। कई बार परीक्षा में इनके बारे में आपके सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना आपकी बनी हुई है। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला जो विद्यार्थियों पर्दा मंडल है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वह है आपका कुशलगढ़ पर्दा मंडल। कुशलगढ़ के बारे में आप जानते हैं, ये कोई रियासत नहीं है, ठिकाना है। जो आपके बांसवाड़ा है, उस बांसवाड़ा का ये कुशलगढ़ भाग था, लेकिन ब्रिटिश काल में एक प्रकार से इसको ठिकाने का आपके स्वरूप दिया गया था। हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश शासन था राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में 3 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। एक तो रियासत थी, दूसरा आपके ठिकाना था और तीसरा आपके केंद्र शासित प्रदेश होते थे। रियासतें जो राजाओं के अधीन आती थी, ठिकाने जो वहां के ठाकुर या उनके मुखियाओं के अधीन आ रही थी, और केंद्र शासित प्रदेश तो एक ही था विद्यार्थियों, अजमेर मेरवाड़ा, जो आपके प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के अधीन आता था। तो राजपूताना के संदर्भ में 3 ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना विद्यार्थियों आपके कुशलगढ़, और कुशलगढ़ के अंदर भी कहीं न कहीं विद्यार्थियों एक प्रकार से राजनीतिक चेतना का संचार हमें होता हुआ दिखाई देता है। 1942 में विद्यार्थी यहाँ पर भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ पर्दा मंडल की स्थापना की। तो आप देखेंगे जो 1942 का वर्ष है, उस 1942 के वर्ष में जो भंवरलाल निगम है, भंवरलाल निगम ने विद्यार्थियों कुशलगढ़ पर्दा मंडल की स्थापना की है। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, और इसकी जो अध्यक्षता है वो भी आपके भंवरलाल निगम ने की थी। 1944 में विद्यार्थियों हमें कुशलगढ़ पर्दा मंडल में एक और नाम दिखाई देता है, दाड़म चंद्र। 1944 के अंतर्गत दाड़म चंद्र जो आपके व्यक्तित्व है, उन्होंने भी कुशलगढ़ के अंतर्गत राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का काम किया। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद में पन्नालाल त्रिवेदी, पन्नालाल त्रिवेदी ने भी विद्यार्थियों एक तरह से कुशलगढ़ के अंतर्गत राजनीतिक जो गतिविधि है उनको बढ़ाने का काम किया। नाम व्यक्तित्व का हमें इसलिए याद रखना पड़ता है कि हम अक्सर देखते हैं जो आपके
ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें कई सारे नाम दे दिए जाते हैं प्रश्नों के संदर्भ में और पूछ लिया जाता है कि इस व्यक्तित्व का संबंध किस आपके प्रजामंडल से, किस रियासत से। तो वहां पर ये जो भंवरलाल निगम या फिर दाड़म चंद्र या फिर आपके पन्नालाल त्रिवेदी, ये आपको नाम याद रखने हैं। पन्नालाल त्रिवेदी नाम तो हमें इसलिए भी याद रखना है कि उन्होंने आपके कुशलगढ़ के अंतर्गत गांधी आश्रम की स्थापना की थी। एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया यहाँ पर। तो पन्नालाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की है और जो गांधीवादी जो आपकी नीति है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम सब जानते हैं गांधीवादी नीति एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई थी। तो पन्नालाल त्रिवेदी ने भी आपके कुशलगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पन्नालाल त्रिवेदी, दानव चंद्र और भंवरलाल निगम तो वैसे लोकप्रिय नाम है, खूब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। और 25 मार्च 1948 हमारे राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, और उस दूसरे चरण में कुशलगढ़ को भी विद्यार्थियों आपके शामिल किया गया था और बाद में कुशलगढ़ भी एक प्रकार से राजपूताना का आपके भाग बन गया था। इसके बाद में जो अगला जो हमें प्रजामंडल दिखाई देता है विद्यार्थियों, वह है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अब विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ के अंतर्गत 1931-32 से जब आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 1931-32 के आसपास ही आपके जो खादी प्रचार है उसका आपके कार्यक्रम चल रहा था। और खादी हम जानते हैं सब राष्ट्रीयता का प्रतीक थी, ब्रिटिश विरोध का प्रतीक थी, स्वदेशी का प्रतीक थी, एक प्रकार से भारतीयकरण का प्रतीक थी और गांधीवादी नीतियों का समर्थक थी। और गांधी जी से लगाव था और एक प्रकार से गांधी जी और खादी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। कई बार हम सब जानते हैं कि जो खादी से निर्मित जो गांधी टोपी है उसको लगाना भी अपराध घोषित कर दिए थे कई रियासतों में। तो हम जानते हैं कि जो खादी का प्रचार है केवल खादी का प्रचार नहीं है, वस्त्र का प्रचार नहीं है, एक प्रकार की राष्ट्रीयता का प्रचार है। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक है ये आपके खादी। तो आपके प्रतापगढ़ के अंतर्गत इस प्रकार से आपके खादी का प्रचार शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रतापगढ़ विद्यार्थियों एक व्यक्तित्व थे आपके अमृतलाल पाइक। 1936 से हम देखते हैं जो अमृतलाल पाइक है उनकी गतिविधि हमें प्रतापगढ़ में दिखाई देती है। हालांकि इसके बाद में एक और व्यक्तित्व भी आएंगे आपको चुनीलाल, लेकिन सबसे पहले आपके हमें राजनीतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाते आते हैं आपके अमृतलाल पाइक। 1936 में विद्यार्थियों अमृतलाल पाइक ने क्या किया, जो आपके अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बापा कहते हैं, उनकी प्रेरणा से हरिजन पाठशाला का आपके निर्माण किया। तो जो हम कई बार क्या करते हैं विद्यार्थियों, केवल और केवल आपके जो प्रजामंडल है उसके गठन के बारे में पढ़कर चले जाते हैं, वो तारीख हम रटकर चले जाते हैं, उनके अध्यक्षों को नाम हम याद करके चले जाते हैं और जो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हमको छोड़कर चले जाते हैं। तो छोड़ना नहीं है। जब दो बातें पढ़ते हो तो एक बात एक्स्ट्रा पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, हम जब डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे तब ठक्कर बापा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र स्तर पर आपके हरिजन और जो हमारे जनजाति वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य किया और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें राजस्थान में भी नजर आता है। तो जो हरिजन पाठशाला है 1936 में अमृतलाल पाइक ने स्थापित की थी और हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किया था। उनके एक प्रकार से जो सामाजिक स्थिति है, उनकी सामाजिक परिस्थिति है, उसको या उसमें सुधार लाने का काम अमृतलाल पाइक जी में करते हुए नजर आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी हमें प्रतापगढ़ की भूमिका नजर आती है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतापगढ़ से जिस व्यक्तित्व ने आपकी भूमिका निभाई थी वो और कोई नहीं विद्यार्थियों अमृतलाल पाइक ही थे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 1945 के अंतर्गत प्रतापगढ़ आपके प्रजामंडल का गठन होता है और 1945 में जब प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन होता है तो इसमें हमें दो व्यक्तित्व के नाम नजर आते हैं। अब एक तो आपने नाम देख लिया है अमृतलाल पाइक और इनके साथ जो दूसरे व्यक्तित्व हैं विद्यार्थियों उनका नाम है आपके चुनीलाल। तो जो आपके चुनीलाल जी हैं और अमृतलाल पाइक है उन्होंने 1945 के अंतर्गत प्रतापगढ़ प्रजामंडल गठन किया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 15 अगस्त की तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है और 15 अगस्त 1947 को ही प्रतापगढ़ में विद्यार्थी लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन हुआ। थोड़ा इस बात को ध्यान रख लेना कि 15 अगस्त 1947 को प्रतापगढ़ के अंतर्गत वहां के शासकों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन किया। क्योंकि तारीख 15 अगस्त के इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना। और बाद में जब दूसरा चरण आया आपके मार्च 1948 को राजस्थान संघ के रूप में, तो उसमें जिस प्रकार से आपके शाहपुरा रियासत का विलय होता है, जिस प्रकार से कुशलगढ़ ठिकाने का विलय होता है, ठीक वैसे ही उनके साथ में प्रतापगढ़ का भी आपके दूसरे चरण में राजपूताना के अंदर विलय या हम कह सकते हैं एकीकरण की बात आपके चल जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों में तीन जो प्रजामंडल है रियासतों के, शाहपुरा प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल और फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल। शाहपुरा समय रमेश चंद्र ओझा जी, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी और एक चर्चित व्यक्तित्व गोकुलाल असावा जी का नाम नजर आ रहा है। कुशलगढ़ समय भंवरलाल निगम, दाड़म चंद्र और पन्नालाल त्रिवेदी जी का नाम नजर आ रहा है और प्रतापगढ़ समय अमृतलाल पाइक और उनके साथ में
चुनिल जी का नाम नजर आ रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सामान्य बात है, सामान्य जानकारी है, संक्षिप्त जानकारी है, लेकिन कोशिश यही है कि अगर इन तीनों आपके प्रजामंडलों से, रियासतों से जुड़ी कोई बात आएगी परीक्षा में तो यहाँ से आ जाएगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी आप अपनी किताबों को पढ़े, उनमें भी देखें कोई इसके अतिरिक्त कोई जानकारी है तो उस जानकारी को अपने नोट्स में ऐड कीजिए, उसको लिखिए और आप उसी पढ़िए। केवल वीडियो पर आप कक्षाओं पर निर्भर नहीं रहे, साथ में किताब पढ़ते रहिए। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब होती है, किताब बार बार पढ़िए और उस बार बार पढ़ने की प्रक्रिया में हमारी समझ बेहतर होती जाती है, चीज़ें हमें आसानी समझ में आती है। तो इस क्लास में हम इन्हीं प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम अगला जो हमारा प्रजामंडल है उसके बारे में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।